हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। और आज हम करेंगे अपने नेक्स्ट इन क्वेश्चंस ऑन सीडीपी। और अब जो हमारा टॉपिक रहेगा 1-2 दिन तक वो रहेगा आपकी मैथमेटिकल एजुकेशन एट प्राइमरी लेवल, या फिर हम कह सकते हैं अपर प्राइमरी भी कह सकते हैं। 6 to 8 तक, मतलब 1st to 8 तक वी विल कवर दैट, ठीक है। क्योंकि 8 तक के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जब भी आपको कोर्स कराया जाता है बीएलएड, डीएलएड, डाइट, तो आपको एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में बताया जाता है। तो मैथमेटिकल एजुकेशन पर ये क्वेश्चंस होंगे, है ना। मैथ्स में कौन कौन सी दिक्कतें होती हैं, बच्चे क्या क्या एरर्स करते हैं, फिर आपको कैसे सोल्व करना है, तो उस तरह की चीजें इसमें होंगी, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। और इससे पहले एक नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 8638008832, ठीक है। दिस इज द व्हाट्सएप नंबर ऑफ जोरावर क्लासेस। अगर आप अपना नाम लिखकर यहाँ पर व्हाट्सएप कर देंगे तो आपको ग्रुप्स में ऐड कर लिया जाएगा बाय अंकित सर। ओके, तो चलिए अपना पहला क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भाई एक क्लास 7 टीचर, क्लास 7वीं की टीचर है, वांट्स टू डिस्कस द फॉलोइंग प्रॉब्लम। उनको एक प्रॉब्लम डिस्कस करनी है। ये है प्रॉब्लम कि जो स्क्वायर है उसको 4 कॉन्ग्रुएंट रेक्टेंगल्स में डिवाइड किया गया है। सर्वांग सम बोलते हैं इनको, कॉन्ग्रुएंट को, ठीक है। सर्वांग सम आयतों में विभाजित किया गया है। जो पेरीमीटर है हर एक रेक्टेंगल का वो 40 यूनिट्स है। तो उन्होंने पूछा है कि जो गिवन स्क्वायर, जो आपको स्क्वायर दिया हुआ है, उसका पेरीमीटर क्या होगा, ठीक है। तो भाई इसमें जो है, इस क्वेश्चन में की मैथमेटिकल कंसेप्ट्स रिक्वायर्ड टू सोल्व दिस प्रॉब्लम, कौन कौन से कंसेप्ट्स को जो है कवर कर रही है टीचर, ठीक है, या फिर कौन कौन से कंसेप्ट्स को कवर करना चाह रही है, ये आपको बताना है। फर्स्ट है एरिया ऑफ स्क्वायर रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर रेक्टेंगल एंड डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ टर्म्स स्क्वायर, रेक्टेंगल, कॉन्ग्रुएंट और पेरीमीटर एक्सेट्रा। नेक्स्ट है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, और लास्ट है फॉर्मेशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन टू सोल्व द प्रॉब्लम। ओके, तो अब आपको आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखो यहां पर कर क्या रही है टीचर, जो है वो बेसिकली पहले स्क्वायर का कंसेप्ट आपको आना चाहिए, उसके बाद आप उसको रेक्टेंगल में, कॉन्ग्रुएंट रेक्टेंगल्स में वो करना चाह रहे हैं, तो आपको कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट भी आना चाहिए, मतलब कि सर्वांग सम आयत क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। फिर पेरीमीटर इज द मेन इंपॉर्टेंट टर्म हियर। ओके, यहाँ पर पेरीमीटर के बारे में पूछा गया है, पहले रेक्टेंगल का पेरीमीटर बताया गया है। आपको ये पेरीमीटर का रिलेशनशिप आना चाहिए कि रेक्टेंगल का इतना दिया हुआ है तो फिर आप स्क्वायर का कैसे निकालेंगे। कॉन्ग्रुएंट रेक्टेंगल्स हैं वो पहले स्क्वायर से कन्वर्ट हुए, तो यहाँ पे स्क्वायर का कंसेप्ट, रेक्टेंगल का कंसेप्ट और पेरीमीटर का कंसेप्ट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। उसके बाद आपको ये कॉन्ग्रुएंसी भी पता होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे एरिया दिया हुआ है, एरिया की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर भी एरिया दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली एरिया की रिक्वायरमेंट नहीं है। और अलजेब्रिक इक्वेशन का तो यहाँ पर इतना रोल नहीं होगा, मतलब अलजेब्रा तो डिफरेंट थिंग हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है अलजेब्रा इज इंट्रोड्यूस्ड इन द मिडिल क्लासेस, मतलब मिडिल क्लासेस में, मिडिल क्लासेस हम कह सकते हैं 6th, 7th, 8th, है ना, ये मिडिल क्लासेस होती हैं आपकी। तो अकॉर्डिंग टू पियाजेस थ्योरी इट इज अप्रोप्रिएट टू इंट्रोड्यूस अलजेब्रा एट दिस स्टेज। तो इस स्टेज पर ही हमें अलजेब्रा क्यों इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ये मतलब बीज गणित जो होता है, यानी कि अलजेब्रा, इसमें वेरिएबल्स होते हैं आपके एक्स वाई, एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब इस टाइप की चीजें आप करते हैं ना, 2xy, सॉरी, इस तरह की चीजें करते हैं आप। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, ये सारे वेरिएबल्स होते हैं। तो ये चीजें जो है इन मिडिल क्लासेस में क्यों इंट्रोड्यूस होती है, तो पियाजे कहते हैं कि इनको मिडिल क्लासेस में ही इंट्रोड्यूस करना चाहिए। लेकिन क्यों, तो पियाजे ने की 4 स्टेजेस थी, सेंसरी मोटर थी, प्री ऑपरेशनल थी, कंक्रीट ऑपरेशनल थी, फॉर्मल ऑपरेशनल। अगर आपने इन स्टेजों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, ठीक है, तो आप लोग बहुत आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि अलजेब्रा इज ऑल अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यानी कि अमूर्त चिंतन, ठीक है। अलजेब्रा में आपको अमूर्त चिंतन चाहिए। आप एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर या फिर एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर आप सिखा रहे हैं बच्चों को, तो बच्चों को यहाँ पे आप रियल लाइफ एग्जाम्पल्स कैसे देंगे, है ना। मतलब ये बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, इसको आप कंक्रीट मटेरियल से नहीं सिखा पाएंगे। और यहाँ पे बच्चों को एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की जरूरत है। तो ये कब ऑपरेशनलाइज होती है, जब बच्चा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पे चला जाता है। तो यानी कि इसका आंसर होगा कि बच्चा जब फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज पे होगा तब वो अलजेब्रा सीख सकता है आराम से, क्योंकि उसके अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स है उसके लिए वो फुली मैच्योर हो जाता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एज पर एनसीएफ 2005। अगर आप लोगों ने एनसीएफ नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ लीजिए, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, और इसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा। आपकी बेसिकली पेडागोजी का जो है निचोड़ है इसमें एनसीएफ में। ओके, तो आप जरूर पढ़ें इसको। तो वन मेन गोल ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन इन स्कूल, तो भाई एनसीएफ कहता है, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 कहता है कि भाई मैथमेटिक एजुकेशन का एक गोल होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए ये आपको बताना है। टू डेवलप न्यूमरेसी स्किल्स, enhance problem solving skills,
नर्चर एनालिटिकल एबिलिटी, या मैथमेटाइज द चाइल्ड्स थॉट प्रोसेस, ठीक है, ये इज इसमें एक्स्ट्रा था। तो बच्चे के चिंतन प्रक्रिया का गणितीकरण करना, विश्लेषणात्मक योग्यता को पोषित करना, समस्या समाधान कौशल का विकास करना, या संख्या संबंधी कौशल का विकास करना। तो आपको इसमें आंसर बताना है, तो बताइए फटाफट। देखो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। मतलब आपको बच्चे के थिंकिंग को ही मैथमेटाइज करना है, यानी कि उसके थिंकिंग प्रोसेस को ही गणितीय करना है, कि वो गणित के रूप में ही सोचे, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी चीज देख रहा है तो वो एक मैथमेटिक्स, जब वो मैथ्स पढ़ रहा है और किसी चीज को देख रहा है तो उसका जो थॉट प्रोसेस है वो मैथमेटाइज होना चाहिए। ये एनसीएफ कहता है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, एनसीएफ कह रहा है। मैथमेटाइज कर लेगा तो ये सारी स्किल्स उसमें अपने आप डेवलप हो जाएंगी, एनालिटिकल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। मतलब उसको मैथ्स से इतना प्यार होना चाहिए कि उसको इन हर चीजों में मैथ्स नजर आए, बेसिकली कहने का ये मतलब है। तो उसकी चिंतन प्रक्रिया को आपको इस तरह से मतलब करना है कि बच्चा जो है गणितीकरण कर ले उसका, ये एनसीएफ कहता है। अगर आपने एनसीएफ डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ा है गाइस तो प्लीज जल्दी से पढ़िए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। और एनसीएफ में जो है मैथ्स के बारे में अलग दिया हुआ है, ईवीएस के बारे में अलग दिया हुआ है, लैंग्वेजेस के बारे में अलग दिया हुआ है, तो आपकी बहुत अच्छी समझ भी बनती है ना। बहुत मोटा डॉक्यूमेंट है लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। अनिल इज एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस ऑरली, मतलब मुंह जुबानी कहते हैं ना, मुंह जुबानी जिसको बोलते हैं, मौखिक रूप से तो उत्तर दे देता है, ठीक है। आपने क्वेश्चन पूछा, उसे आंसर दे दिया। आपने पूछा 7 + 9 कितना होता है, बच्चे ने आंसर दे दिया। परंतु जब समस्याओं के हल लिखता है तो गलतियां करता है। लेकिन अगर आपने 72, 85 कुछ भी हो सकता है ना, XYZ कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो भाई गलतियां करने लगता है। उसके लेखन में गलतियों को हटाने हेतु कौन सी उपचारात्मक विधि सर्वश्रेष्ठ है। भाई जितनी भी वो एरर्स कर रहा है मैथ्स में, ठीक है, लिखने में जो एरर्स कर रहा है, मे बी वर्ड प्रॉब्लम्स में हो सकती है, जो भी हो सकती है, तो उसके लिए क्या पर्टिकुलर रेमेडियल स्ट्रैटेजी होगी वो आपको बतानी है। देखो इन ऑप्शंस में से हमें देखना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है कि उसको असाइनमेंट दो 10 प्रॉब्लम्स का, डेली उसको 10 प्रॉब्लम्स कराओ। उसके बाद कॉलिंग हिम आउट टू सोल्व ए प्रॉब्लम ऑन द ब्लैक बोर्ड, या उसको ब्लैक बोर्ड पे बुला लो, चल भाई यहाँ पे सोल्व कर। प्रोवाइडिंग हिम विद अ वर्कशीट विद पार्शियली सोल्व्ड प्रॉब्लम्स टू कंप्लीट द मिसिंग गैप्स, या फिर इसको ऐसा कार्य पत्रक देकर रिक्त स्थान भरने को कहेंगे जिसमें आंशिक रूप से समस्या हल की गई हो, ठीक है। जैसे बीच बीच में मिसिंग पार्ट्स होंगे, समस्या ऐसे लिखी हुई है, बीच बीच में मिसिंग पार्ट होंगे और बच्चे को समझना है और उसको सोल्व करना है। या फिर इसको प्रैक्टिस टेस्ट देंगे आफ्टर स्कूल आवर्स, मतलब स्कूल खत्म होने के बाद उसको रोक के रखेंगे और 1 महीने तक उसको प्रैक्टिस टेस्ट कराते रहेंगे। तो ये आपको आंसर करना है। तो बताइए क्या आंसर होगा। हमें इसमें से बेस्ट आंसर को चूज करना है। मैंने हमेशा आपको बोला है कि आप जब भी ऑप्शन अटेम्प्ट करते हैं तो हो सकता है कि 2 या 3 करें, लेकिन आपको देखना है कि एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से क्या बेस्ट आंसर हो सकता है। देखो ये तो स्कूल आवर्स के बाद बच्चे को इतना पकाना, मतलब मैं तो यही कहूंगी कि उसको बिठा बिठा के आप लोग ये कर रहे हैं, ऐसा बच्चा नहीं सीखेगा। स्कूल आवर्स के बाद छोटा बच्चा क्या करेगा। देखो छोटे बच्चे का दिमाग बहुत ही चंचल होता है ना, वो स्कूल आवर्स में ही बैठ ले वही बहुत बड़ी बात होती है। आप उसको अगर स्कूल आवर्स के बाद भी रोक लेंगे तो मतलब कामयाब नहीं होगी स्ट्रैटेजी। उसको 10 क्वेश्चन डेली दे देंगे, लाओ भी करके लेके आ, इससे क्या इंप्रूवमेंट होगा। आपने दे दिए, वो तो गलतियां तो कर ही रहा है ना, वैसी वो तो सेम गलतियां करके ले आएगा। आपने क्या किया, कॉलिंग हिम आउट टू सोल्व ए प्रॉब्लम द ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड पर ऑब्वियसली हम बुला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो सकती है कि बच्चा जो पहले से ही गलतियां कर रहा है वो हेजिटेट करे ब्लैक बोर्ड पर डायरेक्ट आने से, है ना, उससे पहले क्या करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, कि एक वर्कशीट देंगे जिसमें पार्शियली सोल्व्ड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, कंप्लीट द मिसिंग गैप्स। तो बच्चों को पहले आप मिसिंग गैप्स भरने को बोलेंगे। देखिए इस वर्कशीट में जितनी पार्शियली सोल्व्ड होगी ना, जैसे वो मिसिंग गैप्स भरेगा तो उसको एक पूरा ऑल ओवर स्ट्रक्चर दिख जाएगा कि ये आंसर का पैटर्न है, मुझे ये भरना है, ये मैडम ने ऑलरेडी किया हुआ है तो मुझे इस तरह से करना है। तो धीरे धीरे ये आप ट्राई करेंगे उसके लिए कुछ टाइम के लिए, उसके बाद उसको डायरेक्ट एक कंप्लीट वर्कशीट करने को देंगे, ये मिसिंग गैप्स हटा देंगे और कंप्लीट करने को देंगे। तो इस तरह से क्या होगा, इंप्रूवमेंट होगा। पहले आपने उसको थोड़े से हिंट दे दिए थ्रू वर्कशीट्स मिसिंग गैप्स भरने के लिए कि भाई ऐसे ऐसे इसमें क्वेश्चंस हैं और ये इसका सोल्यूशन है, लेकिन आपको मिसिंग गैप्स भरनी है। तो यह है कि यहाँ पर यह है कि क्योंकि विदाउट एरर होगा, मिसिंग गैप्स वो भर देगा क्योंकि उसको आंसर पता है ना, उसको ये पता है कि आंसर क्या होगा, लेकिन वो लिखने में गलती कर रहा है। तो आप यहाँ पर लिखने में थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं बच्चे की। यहाँ पर बेसिकली आप इसके फोल्डिंग कर रहे हैं एक तरह से, है ना, उसको थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं थ्रू वर्कशीट, तो ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब इन 4 ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी। वैसे तो बहुत सारे तरीके और हो सकते हैं, लेकिन वही है ना, हमें 4 ऑप्शन में से देखना है। नेक्स्ट है ए टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू कलेक्ट लीव्स एंड टू आइडेंटिफाई सिमेट्री पैटर्न्स। ठीक है, देखो सिमेट्री पैटर्न्स आप सभी ने पढ़ा होगा, है ना। पैटर्न्स को हिंदी में क्या बोलते हैं बता देना कमेंट सेक्शन में। हाँ पैटर्न ही बोलते हैं आई थिंक। तो सममिति पैटर्न मतलब सिमेट्री, जैसे हम ये कहते हैं ना, अगर ये हमने हर्ट बनाया है तो ये बिल्कुल बीच में हमने लाइन ऑफ सिमेट्री खींची तो ये और ये आपस में इक्वल है। दीज आर द सिमेट्रिकल पैटर्न्स। ओके, तो मतलब ये तो होती है लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। फिर खैर इसको सिमेट्रिकल पैटर्न्स क्या होते हैं, मतलब कि
लीव दे दी आपने, लीव में बच्चों को ऑब्जर्व करने को कहा कि अब इस लीव में देखो, लीव में ऐसे ऐसे धारियां होती हैं, जैसे पत्ता बनाएंगे ऐसे, ठीक है, तो ऐसे 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 धारियां, कई तरह की लीव्स होती है ना, तो क्या सिमेट्रिकल पैटर्न्स है उसमें, ये आपको ऑब्जर्व करना है बच्चे को। तो भाई ये टास्क क्या रिफ्लेक्ट करता है कि टीचर क्या एफर्ट्स कर रहा है, वो रिलेट कर रहा है रियल लाइफ एक्सपीरियंस को मैथमेटिकल कंसेप्ट के साथ, इंट्रोड्यूस कर रहा है एक इंट्राडिसिप्लिनरी अप्रोच, या फिर इनहैंस क्रिएटिविटी अमंग स्टूडेंट्स, बच्चों में क्रिएटिविटी निखार रहा है, या फिर मैथमेटिकल कम्युनिकेशन को बढ़ावा दे रहा है। देखो अब यहाँ पर जो है बच्चे ने लीव्स कलेक्ट करी है, लीव क्या है, उसकी रियल लाइफ का पार्ट है, ठीक है, पेड़ पौधे वो सब देखता है, उसके थ्रू आप उसको एक्सपीरियंस दे रहे हैं एक सिमेट्री का, तो दैट इज अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, ये तो एग्जैक्टली जो है रियल लाइफ का एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट है, वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर द स्टूडेंट्स फेलियर इन मैथमेटिक्स एट स्कूल लेवल इज दैट आर असेसमेंट प्रोसेस। ये माना जाता है कि बच्चे मैथ्स में जो फेल होते हैं स्कूल लेवल पर, वो बेसिकली इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा जो असेसमेंट प्रोसेस है वो अच्छा नहीं है। आपको सभी को याद होगा, मतलब मैं जब पढ़ती थी तो 100 मार्क्स का पेपर होता था, कोई प्रैक्टिकल नहीं होता था, पूरा अटेम्प्ट करना होता था 3 आवर्स में, है ना, उसमें जो पास पास, उसमें जो फेल, मतलब पूरे साल में आपने क्या किया, इस 100 मार्क्स के पेपर में आपका जजमेंट हो जाता है। बीच में ना कोई एक्टिविटी है ना कुछ और है, मतलब हमारे टाइम पे मैं बता रही हूँ, तो मतलब तब इस टाइम पे इस तरह की क्वेश्चंस थी, मतलब इस तरह की चीजें थी, तो मतलब क्या हाल था उस टाइम समय का, हम कह सकते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच थी उस टाइम पे। लेकिन अब तो बहुत कुछ बदल गया है, तो लेकिन फिर भी माना जाता है कि असेसमेंट प्रोसेस जो होता है ना, वो मेन कल्प्रिट है यहाँ पर, जो बच्चों के फेलियर को डिपिक्ट करता है। तो बताओ ये मतलब क्या है, ये मतलब असेसमेंट प्रोसेस कैसा है हमारा, है ना, ये बताना है आपको। तो बताइए, emphasizes on testing of procedural knowledge then mathematization of abilities, gender biased है, और प्रॉब्लम रेलिवेंट टू बॉयज इंटरेस्ट, या बच्चों बॉयज के इंटरेस्ट के प्रॉब्लम बताता है, तो ये तो होगा ही नहीं, है ना, जेंडर बायसनेस जैसा कुछ है ही नहीं यहाँ पे। इज मोर सब्जेक्टिव इन नेचर एंड लेस और नो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर इंक्लूडेड। सब्जेक्टिव का मतलब होता है, देखो सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय अनिष्ट, या फिर हम कह सकते हैं एक होता है वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप में आपके पास कोई ऑप्शन ज्यादा नहीं होता है, आपके पास प्रॉब्लम होती है, उसका एक सोल्यूशन आपको, सेट सोल्यूशन आपको निकालना होता है। सब्जेक्टिव का मतलब होता है जब आप अपने व्यूज भी उसमें डाल सकते हैं, आप अपना वो भी डाल सकते हैं उसके अंदर, तो वो मैथमेटिक्स में चांस होता नहीं है ना। नेक्स्ट है, गिव्स मोर वेटेज टू फॉर्मेटिव असेसमेंट देन समेटिव असेसमेंट, तो ये तो होता ही नहीं है भाई, समेटिव असेसमेंट को ही ज्यादा वेटेज मिलती है, फॉर्मेटिव को इतनी नहीं मिलती है। तो आपको आंसर बताना है इसमें कि भाई विद्यालय स्तर पर गणित में शिक्षार्थियों की असफलता का एक मुख्य कारण यह है कि हमारा असेसमेंट प्रोसेस कैसा है, ठीक है। तो देखो ये हमारा असेसमेंट प्रोसेस जो है ना, ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये ज्यादा टेस्टिंग पर प्रोसीजरल नॉलेज को ज्यादा चेक करता है, मैथमेटाइजेशन एबिलिटीज को नहीं करता। मतलब आपके सामने एक क्वेश्चन है, आपने उसको सोल्यूशन किया, हर स्टेप का आपको नंबर मिला है, ये स्टेप छोड़ दिया नंबर कट गया, ये स्टेप छोड़ दिया नंबर कट गया, फाइनल आंसर का अलग नंबर है। मतलब मैथ्स में ऐसे मतलब होता है कैलकुलेशन, ठीक है। मतलब मैथमेटाइजेशन का यहाँ पर मतलब है कि जब आप रियल लाइफ एग्जांपल्स को, बच्चा जब आपको बहुत सारी क्रिएटिव चीजें आपको करके दिखाता है मैथ्स में, अपने ही आइडियाज लगा के क्वेश्चंस करके दिखाता है, इन चीजों को बहुत कम महत्व दिया जाता रहा है, इसलिए बच्चों की फेलियर जो है मैथ्स में ज्यादा होती है। लास्ट में उनको वही क्वेश्चंस करने होते हैं, उनको उनका टेस्ट किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप उनको नंबर मिलते हैं। तो मतलब हमारा प्रोसीजरल नॉलेज पर ज्यादा ध्यान होता है, हमारा टेस्ट उसको ही टेस्ट करते रहते हैं हम। बच्चों की मैथमेटाइजेशन नहीं होती, एबिलिटी जो होती है ना, मैथमेटाइजेशन जो कर लेते हैं उनका थॉट प्रोसेस का, उसका असेसमेंट हम लोग बहुत कम करते हैं, ये बेसिकली कहना है। अब देखो यहाँ पर सब्जेक्टिव इन नेचर एंड लेस और ऑब्जेक्टिव, लेकिन ऑब्जेक्टिव ज्यादा कहूंगी मैं मैथ्स को, क्योंकि मैथ्स में जो है आपको सटीक आंसर्स देने होते हैं और स्टेप्स होते हैं उनके कि ये स्टेप आपने छोड़ दिया, वो स्टेप छोड़ दिया, एक पूरा एल्गोरिथम आपको फॉलो करना है, तो दैट इज मोर ऑब्जेक्टिव टाइप, वो सब्जेक्टिव नहीं है इतना। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इन ए मैथमेटिक्स क्लासरूम एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन, तो भाई मैथ्स की क्लास में किस पर ज्यादा एम्फेसिस दिया जाता है ये बताना है। मैथमेटिकल कंटेंट पर, कंटेंट प्रोसेस और रीजनिंग पर, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज पर, या मैथमेटिकल एल्गोरिथम और प्रोसेसेस पर, ठीक है, मैथमेटिक क्लासरूम में, ठीक है। बताइए फटाफट क्या होगा इसका आंसर। आपको हर चीज को ध्यान में रखना है यहाँ पे, ठीक है, कुछ एक आध मिसिंग भी हो सकती है। यहाँ पर सिर्फ मैथमेटिकल कंसेप्ट कंटेंट है तो ये नहीं हो सकता, यहाँ पर सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी है तो ये भी नहीं हो सकता, यहाँ पर एल्गोरिथम और प्रोसेस तो है लेकिन रीजनिंग नहीं है, कंटेंट नहीं है, क्योंकि कंटेंट तो आएगा ही आएगा, है ना। मैथमेटिक क्लासेस रूम में हमारा कंटेंट पर भी फोकस होता है, कंटेंट पर भी होता है, प्रोसेस पर भी होता है और रीजनिंग पर भी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब ये नॉर्मली मैथ्स क्लास में किस पर फोकस होता है ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये कंटेंट पर होता है, प्रोसेस पर होता है और रीजनिंग पर होता है, ओके। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन एल्जेब्रा, तो एल्जेब्रा में कौन सा इनमें से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है ये आपको बताना है। विजुअलाइजेशन यानी कि मानसिक चित्रण, मेजरमेंट यानी कि मापना, ट्रांसपोजिशन यानी कि क्रम परिवर्तन कर देना, मतलब 2+3 होता है ना, तो 3+2 कर दिया, इस तरह से क्रम परिवर्तन करना, इक्वल टू के साइन इधर जाएंगे तो क्रम परिवर्तित हो जाएगा, इधर जाएंगे तो परिवर्तित हो जाएगा, ये सब है ट्रांसपोजिशन। उसके बाद है जनरलाइजेशन, या फिर आप सामान्यकरण कर देते हैं, आपने एक चीज सीखी उसको आप जनरलाइज कर रहे हैं दूसरी चीजों पर। तो बताइए फटाफट, अच्छा क्वेश्चन है ये मेरे ख्याल से। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, समझा देती हूँ। विजुअलाइजेशन तो आपको समझ में आएगा कि मानसिक चित्रण तो करना ही पड़ेगा क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग चाहिए, है ना, दिस इज रिलेटेड टू द एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, तो एल्जेब्रा में चाहिए। दूसरा मेजरमेंट, आप माप किसका लेंगे, आप क्या सेंटीमीटर में, मीटर में, या फिर किलोमीटर में, लीटर में, मिलीलीटर में, इनमें मेजरमेंट करेंगे। एल्जेब्रा में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। नेक्स्ट है आपका ट्रांसपोजिशन। देखो ट्रांसपोजिशन का क्रम परिवर्तन यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि आप लिखते हैं ना x² y² + 2xy, ठीक है, इक्वल टू 0 है, तो आप x² + y² इक्वल्स टू यहाँ पे आप -2xy कर सकते हो, ठीक है। y को आप पहले लेकर आ सकते हो, या फिर मान लो माइनस का होता y तो भी आप -y को पहले लिख सकते हो। ये क्रम परिवर्तन बेसिकली अलजेब्रा में हो जाता है। उसके बाद जनरलाइजेशन है, आपको पता है कि a² - b² इक्वल्स टू a + b a - b, ठीक है, a + b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + b² + 2ab, है ना। ये सब आपको फॉर्मूलेस पता है, तो ये फॉर्मूले आपके जनरल फॉर्मूले हैं, इन्हीं को आप जनरलाइज भी कर देते हैं हर चीज पर। आपके सामने क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आपके सामने इस तरह की कोई और सिचुएशन आती है, सपोज मैंने दे दिया कि 2x का स्क्वायर, ये 2x का होल स्क्वायर - 3xy का होल स्क्वायर, इसको सोल्व करो, तो आप जनरलाइज करेंगे ना इस फॉर्मूले को, इसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो यानी कि ये है कि आप जनरलाइजेशन भी करते हैं एल्जेब्रा में, ओके। तो ये सारी चीजें होती हैं, बट मेजरमेंट यहाँ पर नहीं होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ए गुड मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक कंटेन्स ए लॉट ऑफ, तो एक गुड मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक जो होती है उसमें क्या होता है ये बताना है आपको, बेसिकली क्या चीजें मिलती हैं। क्वेश्चंस फॉर एक्सप्लोरेशन, क्वेश्चन होते हैं एक्सप्लोर करने के लिए, क्वेश्चंस होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, या फिर वर्कआउट एग्जाम्पल्स होते हैं, मतलब एग्जाम्पल्स हल के उदाहरण भी दिए जाते हैं, या फिर थ्योरम्स एंड प्रूफ्स होते हैं। तो आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है। मतलब ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी, ये थोड़ा सा लिटिल बिट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, मुझे भी लगा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ना, आपके लिए भी हो सकता है, लेकिन इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। एक मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक में आपके लिए क्वेश्चंस होने चाहिए ताकि आप एक्सप्लोर कर सकें उसको, है ना। मतलब ऐसा लिमिटेड नहीं होना चाहिए कि आपके पास एक ही तरह के सारे क्वेश्चंस हैं, या फिर मतलब आपके पास सिर्फ थ्योरम्स एंड प्रूफ्स हैं लेकिन आपके पास क्वेश्चन नहीं है। तो बेसिकली आपके पास क्वेश्चंस एंड एक्सप्लोरेशन होना चाहिए, है ना। देखो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अधूरा मानती हूँ, क्योंकि यहाँ पे थ्योरम्स एंड प्रूफ्स दे दिया है, यहाँ पर वर्कड आउट एग्जाम्पल दे दिया है, क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस दे दिया है, मतलब सेम से एग्जाम्पल है ना। मतलब ये क्वेश्चन भी कहीं पूछा गया है, मेरा खुद का बनाया हुआ नहीं है, इसलिए बता रही हूँ कि थोड़ा सा लिटिल बिट कंफ्यूजिंग है ना। मतलब सारे देखे तो फिर क्वेश्चन भाई एक्सप्लोरेशन के लिए, समवेशन के लिए, उनके लिए प्रश्न होने चाहिए। अब यहाँ पर एक्सप्लोरेशन वर्ड आ गया, थोड़ा सा वैसा वाला वर्ड है कि थोड़ा चाइल्ड सेंट्रिक है कि भाई बच्चा एक्सप्लोर कर पाएगा, डिफरेंट तरह के क्वेश्चन होने चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं ऐसे जहां पर मतलब थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़े अधूरे क्वेश्चन है, या मतलब हमें लगता है कि नहीं थोड़ा सा सही नहीं जा रहा है मामला, तो कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चन भी हमें अटेम्प्ट करना जरूरी होते हैं। नेक्स्ट है प्रॉब्लम पॉजिंग इन मैथमेटिक्स। तो प्रॉब्लम पॉजिंग क्या होता है मैथमेटिक्स में, आपको ये बताना है। आई होप कि आप लोगों ने ये सब टर्म्स पढ़ी होंगी। इनएबिलिटी टू सोल्व प्रॉब्लम्स, मतलब प्रश्नों को हल करने में असमर्थता, आप नहीं कर पा रहे हैं, या फिर रेजिंग डाउट्स इन द क्लास, या फिर आप क्लास में डाउट पूछ रहे हैं, या फिर आप प्रॉब्लम्स को सोल्व कर रहे हैं, या फिर आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं कंटेंट से, ठीक है। तो ये बताना है आपको क्या आंसर होगा। देखो प्रॉब्लम पॉजिंग क्या होता है, इट इज बेसिकली क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फ्रॉम द कंटेंट, ओके। पॉजिंग, जब कई बार ना हम बच्चों को ही बोल देते हैं, हमने बच्चों को 2-4 क्वेश्चन करा दिए, मतलब ये चाइल्ड सेंटर्ड में आता है प्रॉब्लम पॉजिंग बेसिकली। तो यहाँ पर हम बच्चों को कहते हैं कि ठीक है बेटा, अब मैंने आपको 2 डिजिट एडिशन के आपको मैंने सम करा दिए, ठीक है, अब आप खुद अपने क्वेश्चंस बनाओ, ठीक है, और अपने फ्रेंड को दो आप सोल्व करने के लिए। इसको हम पीयर असेसमेंट भी बोल सकते हैं ना, मतलब पीयर लर्निंग में आप ये चीज करा सकते हो बच्चों को कि क्लास में अगर 5 का ग्रुप बना दिया, 6 का ग्रुप बना दिया, फिर 2 का ही बना दिया, जो डेस्क पे एक साथ बैठे हैं 2 बच्चे, आपने कहा कि आप 2 क्वेश्चन बनाओ, आप 2 क्वेश्चन बनाओ, आप अपने उसको दो, आप अपने उसको दो फ्रेंड को, ठीक है, और फिर देखो किसने क्या ठीक किया। और टीचर थोड़ा सा ऑब्वियसली इंटरवेंशन तो करेगी, वहां पे थोड़ा सा जाएगी और उन चीजों को समझेगी और उनको चेक करके देगी अगर बच्चे नहीं कर पाएंगे सोल्व तो, ठीक है। तो प्रॉब्लम पॉजिंग इट इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैथमेटिकल एजुकेशन, ये बच्चों में प्रमोट होनी चाहिए प्रॉब्लम पॉजिंग, ताकि बच्चे सिर्फ सोल्व ही ना करते रहे, अपने आप से क्रिएट भी कर पाए, है ना, कि वो खुद की भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर पाए कि किस तरह से मैथ्स में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मैथ्स कुछ अलग नहीं है, ये आप लोगों ने ही क्रिएट किया है, तो आप भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फ्रॉम द कंटेंट एरिया, ठीक है। सो गाइज दिस वाज द क्लास फॉर टुडे
एंड मतलब वही है कि आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना आपकी जो लर्निंग है वो इन्हांस होगी, अच्छी होगी। एंड देखते रहिए जोरावर क्लासेस, क्योंकि आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस कराए जाते हैं हर सब्जेक्ट के। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द जोरावर क्लासेस।